हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 251 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य को यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा विचारक है जो एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन नहीं करता है? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है हाफ्स, बी ए मिल, सी ए वेंथम, डी ए ग्रीन। तो आंसर आपका ग्रीन के साथ जाएगा। ग्रीन महोदय जो हैं वह राज्य के यांत्रिक स्वरूप का क्या है, समर्थन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ग्रीन। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक हैं जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, जबकि वेंथम, मिल और हाफ्स ने राज्य को मानव निर्मित यंत्र माना है जिसका निर्माण व संचालन मानव के अपने कल्याण के लिए किया है। आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी परीक्षा में। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। राज्य क्या है, विधि का शिशु भी है और जनक दोनों है। यह कथन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है मैकैबर से, बी ए ऑस्टिन से, सी ए हाफ्स से, डी ए क्रैब से। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए सही हो जाएगा, मैकैबर से संबंधित है। राज्य जो है विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, मैकैबर आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। मैकैबर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान करते हुए तर्क दिया है कि राज्य कानून का जनक तथा शिशु दोनों है। राज्य क्या है, राज्य जो है कानून का जनक है तथा शिशु दोनों है। इस बात की पुष्टि किसने की है? तो मैकैबर ने की है। किस पुस्तक में की है? तो द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक में अपने इस बात की जिक्र की है कि जो राज्य है वो कानून का जनक भी है और शिशु भी है। इस बात का उन्होंने समर्थन किया है। यह साधारण कानून का निर्माण करता है और उससे ऊपर है। एक कानून नागरिकों के आपसी संबंधों का तथा राज्यों के साथ नागरिकों के संबंधों का क्या करता है, नियमन करता है। इसके अलावा राज्य को संवैधानिक कानून राज्य से ऊपर है। इसके अलावा जो है राज्य का संवैधानिक जो कानून है वो राज्य से क्या है, ऊपर है, जिसका यह अतिक्रमण नहीं कर सकता। कानून का अंग्रेजी जो है समानार्थी शब्द लॉ है, जिसकी उत्पत्ति क्या है, ट्यूटन जो जर्मनी शब्द है भाषा की लैंग धातु से हुई है। जर्मन भाषा के जो लैंग शब्द से क्या है, ला की उत्पत्ति हुई है। तो इसको याद रखिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, 2004 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आधुनिक राज्य में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों में जो है स्थिति क्या है, समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बार्कर का, बी ए ब्राइस का, सी ए डू बर्जर का, डी ए आपका थॉमस हेयर का। तो आंसर ए के साथ जाएगा। यह कथन बार्कर महोदय का है कि आधुनिक जो राज्य की स्थिति है वो समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, ऐसा मानना है बार्कर का। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। बार्कर का कहना है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्यों में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। इसके पहले स्पेंसर जैसे विद्वान ने व्यक्ति बनाम राज्य जैसे सिद्धांतों की प्रमुखता दी है। व्यक्ति बनाम राज्य किसने सिद्धांत दिया है? तो स्पेंसर ने दिया है। और समूह बनाम राज्यों का जो मतलब सिद्धांत किसने दिया है? तो बार्कर ने दिया है। तो दोनों को नोट कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। देखिए आपका यूपी जीआईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है मतलब भूमंडलीकरण का तात्पर्य आपको बताना है कि भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या होता है। ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, बी ए संप्रभु राज्यों का अंत, सी ए क्षेत्रवाद, डी ए विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो 149 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी,
विश्व समाज का सहकारी स्वरूप का क्या है, उद्भव ही क्या कहलाता है आपका, भूमंडलीकरण का तात्पर्य होता है कि सभी विश्व के जितने भी देश हैं सबके लिए क्या है, खुला है, व्यापार कर सकता है, हर चीज़ से एक दूसरे से जुड़े हैं। व्याख्या देखिए, ग्लोबलाइजेशन जिसको हम भूमंडलीकरण हिंदी में कहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण का वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकी का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में भूमंडलीकरण बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता, तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति में भूमंडलीकरण के माध्यम से क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। मतलब एक दूसरे से हर कोई जुड़ चुका है, मतलब इंग्लिश जान रहे हैं, वहाँ का बोल भाषा, वहाँ की चीज़ें का यूज हम कर रहे हैं, हमारे चीज़ों का वो लोग यूज कर रहे हैं, तो यही क्या हो गया, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन हो गया कि पूरा विश्व एक हो गया है। अब आप मोबाइल पे आपके साथ पूरा विश्व है, तुरंत जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, वहाँ की आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आगे 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही युग्म सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है ये बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है, बाकी के सब गलत है, डी सही है आपका। मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लाक ने दिया है, ये सही है, सब गलत है, ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, ये सही है। हम जब बोले थे तो ए नहीं, मतलब डी वाला सही है, ये याद रखिएगा, ये हम नहीं बोले हैं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का क्या करता था, आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार थे, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार थे। लाक के अनुसार 3 कौन कौन अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है, इसको नोट कर लीजिएगा। अतः प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो सबल हो अथवा निर्बल, उसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त था। आगे देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन है, जीवन का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अभी हमने ऊपर व्याख्या देखा था, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। धर्म का जो अधिकार है वो कोई सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्राकृतिक अधिकार नहीं है, बाकी के तीनों है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल कौन सा, तो प्राकृतिक अधिकार। केवल कौन अधिकार प्राप्त था, तो केवल प्राकृतिक अधिकार था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 153 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है, लास्की का है, मार्क्स का है, मैकाइबर का है, डुगवी का है या दुगवी का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 153 का सी हो जाएगा। ये कथन किसका है, मैकाइबर का है। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ये कथन किसका है, तो मैकाइबर है। मैकाइबर को नोट करिए, मैकाइबर आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, मैकाइबर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट या द मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का पक्ष पोषण किया है। इसके अनुसार राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है, यद्यपि इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं। राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं। उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। ज्ञातवत है कि लास्की भी राज्य को सामाजिक समन्वय करने वाली संस्था या सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा देता है। सार्वजनिक सेवा निगम की संज्ञा कौन देता है, तो लास्की देता है। तो इसको याद रखिएगा, दोनों विचारधाराएं और दोनों विचारकों को। आगे 54 नंबर क्वेश्चन है, 154, लास्की के अनुसार राज्य है। लास्की के अनुसार राज्य क्या है, समाज और संघ का आधिपत्य, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप। डी है, इसमें से
कोई नहीं। तो 54 का जाएगा आपके साथ बी के समाज का सेवक। लास्की के अनुसार हमने ऊपर पढ़ा था, लास्की के अनुसार जो राज्य है वो क्या है, समाज का सेवक है। ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। 155 नंबर क्वेश्चन है और कई बार 2003, 2005, 2009 में भी पूछा है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, एक कथन किसका है? 155 का आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए लीकाक, बी ए मैकाइबर, सी ए जेक्स, डी ए गैटले। अगर आप आंसर कर रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बी मैकाइबर। मैकाइबर का एक कथन है कि रक्त जो है समाज को जन्म देता है और कालांतर में वही जो समाज है वो राज्य को क्या करता है, जन्म देता है। तो ये कथन क्या है, मैकाइबर का है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत हमने आपको बताया था कि विकासवादी सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत यही है, विकासवादी सिद्धांत। आगे चलते हैं। जिसके इसको विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, एक ही दोनों है। जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति न होकर क्रमिक विकास का फल है। इसमें रक्त संबंध ने भी अंततः योगदान दिया है। रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइबर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज जो है राज्य को जन्म देता है। 156 नंबर क्वेश्चन है। किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो किसने कहा है? मैकाइबर आपका आंसर हो जाएगा बी, आप आंसर कर लेंगे मैकाइबर आंख बंद कर कर। आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। रक्त संबंध समाज को बनाता है और कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसका है? वही हो जाएगा मैकाइबर। थोड़ा सा ही बदला है, कुछ नहीं बदला है, मैकाइबर आपका आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइबर हो जाएगा। ये देखिए 2017 में है। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, मैकाइबर। आप आंसर कर लेंगे मैकाइबर। रट डालिए दोस्तों, एकदम रट जाइए, कुछ नहीं छूटना चाहिए, हर क्वेश्चन करिए। डीएसएसबी पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। मात्रिक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख कौन होता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, सबसे बड़ी महिला सदस्य, राजा के द्वारा नियुक्त किया गया प्रमुख। मातृ जैसे आ गया तो आप भी आंसर कर सकते हैं। जैसे मातृ आ गया तो सबसे बड़ी महिला सदस्य जो होगी वही मातृ परिवार की मुखिया होगी, तो वो हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सही कर लेंगे। व्याख्या देखिए। मातृ सत्तात्मक परिवार में वरिष्ठ महिला मुखिया की भूमिका निभाती है। मैकलेन, मार्गन, जेक्स जैसे कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि मातृत्व प्रधान परिवार में माता ही परिवार की संपत्ति और अन्य वस्तुओं के लेन देन आदि में अंतिम शक्ति रखती है या अंतिम शक्ति है। आगे चलते हैं। आपका 160 नंबर क्वेश्चन है, 15वां नंबर हो जाएगा। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ाया था कि राज्य के जो दो कार्य हैं, एक अनिवार्य कार्य है, एक ऐच्छिक कार्य है। मतलब एक को करना ही है, एक उसके इच्छा पे अनुसार है, हो सके तो करे या तो ना करे। लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है तथा समस्त कार्य जो हो गया है अनिवार्य ही माना जा रहा है। तो एक किस प्रकार का राज्य है? लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, आदर्शवादी राज्य। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य की प्रस्तावना किसमें है? तो नीति निदेशक तत्वों में दिया गया है, इसको भी याद रखिए। तो ऑप्शन ए आपका सही है। इसके व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। परंपरागत विचारधारा राज्य के कार्यों को दो भागों में, जिसमें अनिवार्य और ऐच्छिक में विभाजित करने की रही है और यह माना जाता रहा है कि अनिवार्य कार्य तो राज्य के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किए जाने जरूरी है, किंतु ऐच्छिक कार्य राज्य की जनता के हित में होते हुए भी राज्य के द्वारा उनका किया जाना तत्कालीन समय की विशेष परिस्थितियों और शासन की दृष्टि पर निर्भर करता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विकास के परिणाम स्वरूप
अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की सीमा रेखा समाप्त हो गई है और अब यह माना जाने लगा है कि परंपरागत रूप से ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य भी राज्य के लिए उतने ही आवश्यक है जितने कि अनिवार्य समझे जाने वाले कार्य। इसलिए सभी कार्य करना पड़ेगा, इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना इस समय है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आपका 15 मिनट हुआ। वीडियो कैसी लगी होगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।